तो अभी तक हमने देखा कि उसकी फ्रेंड सीओ जो उसके पास आके उससे पूछती है कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया और तुमने कितने कप कॉफी पी ली, तुम्हें इतने कप कॉफी नहीं पीनी चाहिए, और फिर जबरदस्ती उसे बाहर खाने के लिए ले जाती है। अब खाना खाते दौरान वो दोनों ही बातें कर रहे थे, तो सीओ उससे सही टाइम देख के पूछती है कि वैसे जिस लड़के को तुम निकालने का कह रही थी उसका क्या करना है, तुम एक बार फिर से सोच लो। जिसपे वो कहती है कि सोचना क्या है, मैंने कहा निकालो तो उसको निकाल दो। और सीओ भी उसी को समझा रही थी कि तुम्हें हर किसी के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट तुम पर्सन्स के नेम तो याद रखा करो। अगर तुम किसी एम्प्लॉय को उसके सही नाम से पुकारती हो तो वो बहुत खुश हो जाता है, और जब तुम उस पर्सन का गलत नाम लेती हो तो वो बहुत निराश हो जाता है, और जिस वजह से उसका उसके काम पर भी ध्यान नहीं लगता। तो वो कहती है कि पर मुझे किसी भी इंसान के नाम से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उनका काम चाहिए और वो हर हाल में परफेक्ट चाहिए। जिसपे सीओ कहती है कि देखो हर इंसान तुम्हारे जैसा नहीं होता, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारे जैसा नहीं होता, तुम्हें एटलीस्ट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। पर उसे तो इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद वो वहाँ से निकल के अपने घर पर आती है, और घर आने के बाद वो कुछ स्लीपिंग पिल्स लेके सो जाती है। अब जब वो सोई थी तब उसके ड्रीम में एक लड़का आया था जो उसको उसके नेम से पुकार रहा था, और बस इस ड्रीम को देखते देखते ही वो सो जाती है। तो वहीं हमें नेक्स्ट डे मिस्टर सॉन्ग दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो उन्हों के बराबर वाली चेयर पे आते हैं और जोर से अपनी फाइल्स पटकते हैं। सभी लोग डर जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया। जिसपे वो उन्हों से पूछते हैं कि उन्हों क्या तुम्हें पता है कि इस टाइम मिस्टर यंग कहाँ पर होंगे, क्योंकि वो शर्ट चाइना के लिए निकल गए हैं और तुमने उन्हें रोका भी नहीं। और मिस्टर सॉन्ग तो साथ में ये भी कह रहे थे कि वो किसी दूसरी कंपनी में चले गए और वो उस कंपनी में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन भी लेकर गए हैं। हमारे प्रोजेक्ट का जो भी डेटा था वो सब उन्हीं के पास है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और अगर तुमने उन्हें नहीं रोका तो बचोगे तुम भी नहीं, तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा। अब ये सब सुन के युआन तो बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए वो मिस्टर यांग को कॉल्स करता है। वो बहुत कॉल्स कर रहा था लेकिन वो एक भी कॉल पिक नहीं कर रहे, तो वो उन्हें एक मैसेज छोड़ देता है कि आपको जैसे ही मेरी कॉल मिले आप मुझे मैसेज कर देना, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, और प्लीज आप ये भी बताइएगा कि आप कहाँ पर हैं। अब उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्योंकि उसने मिस्टर यांग को कुछ दिन पहले कांग नाम की एक लड़की के साथ बात करते हुए सुना था। तो वो जल्दी से अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उससे पूछता है कि कांग नाम की लड़की इसकी फर्म कहाँ पर है। अब जैसे ही उसे उस फर्म का एड्रेस पता चलता है वो जल्दी से वहाँ के लिए निकल जाता है। अब वो कंपनी के बाहर आ तो गया था, पर अभी भी वो यही सोच रहा था कि अंदर जाके उसे क्या कहना चाहिए और कैसे मिलना चाहिए। तो तभी कांग आके उसकी कार में बैठ जाती है, और कार में आने के बाद वो देखती है कि अरे ये तो उन्हों है, और उन्हों भी उसे देखे जा रहा था कि ये अचानक यहाँ पर कैसे। तो वो भी एम्बेरस होकर जल्दी से कार से उतरती है, और वो आगे जाकर भी मुड़ के पीछे देखती है कि क्या वो अपनी कार से बाहर नहीं निकलेगा। तो वही ये भी तो यही सोच रहा था कि मुझे कांग से ही तो मिलना था और ये मुझे मिल गई है, मुझे फौरन से उससे बात करनी चाहिए। तो वो कार से निकल के उसे रोकने लगता है कि मैम प्लीज मेरी बात सुने। तो उसकी आवाज सुन के वो भी रुक जाती है, जहाँ पे वो डायरेक्ट उससे आके ये पूछता है कि क्या आपने मिस्टर यांग को देखा है, क्या आप ही ने उन्हें चाइना भेजा है। तो वो उससे कहती है कि तुम्हारी बात का क्या मतलब, तुम्हें लग रहा है कि क्या मैंने उसे चाइना भेजा होगा। तो वो कहता है कि हाँ तुमने ही किया होगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि अगर वो चाइना चले गए तो वो कभी भी कोरिया वापस नहीं आ सकते, जिससे उनका कोई भी फ्यूचर नहीं होगा। तो कांग उसकी बात सुन के अभी उन्हों कहती है कि तभी उन्हों को अपने फोन पे एक मैसेज आता है। तो उस मैसेज को देख के वो वहाँ से जल्दी से जाने की करते हैं, क्योंकि वो मैसेज मिस्टर यांग का था जो कि उससे कह रहे थे कि मैं एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ। वो तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और जल्दी से वहाँ से निकलता है। बेचारी कैंग तो चिल्लाती ही रह जाती है कि मेरी बात तो सुन लो, मुझे तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। अब उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि सच में ही कांग को मिस्टर यांग की कॉल आई थी, और यांग उसे इसी बारे में बात कर रहा था, जिसपे कैंग ने उसे कहा था कि आपको किसी दूसरी कंपनी में नहीं जाना चाहिए। एज ए इंजीनियर आप सोचिए कि वहाँ पर आपका करियर क्या होगा, आप यहाँ पे दोबारा कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे, आपको पता है ना। तो इसलिए प्लीज अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचिए। जिसपे वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है। बल्कि उल्टा बेचारी कांग ही उन्हें समझा रही थी। अब वो सोचती है कि कोई तो है जो हमारे हेड हंटर्स के पीछे पड़ा हुआ है, और जो कोई भी वो हमें ही बुरा बना रहा होता है। तो हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसने बिल्कुल सेम कैंग के जैसे ही वो शूज पहने होते हैं, और मिस्टर यांग इसी लड़की से मिलने के लिए गए थे। वो लड़की अभी भी किसी से कॉल पे बात कर रही थी, और जब वो अपना फोन रखती है, अपना फोन उसने जिस फाइल पे रखा था वो फाइल मिस्टर यांग की होती है, और दिखाया जाता है कि उस दिन मिस्टर यांग उस लड़की की बात सुनने के बाद वहाँ से निकल गए थे, और उनके जाने के बाद वो लड़की स्माइल कर रही होती है। तो वही हमें उन्हों को दिखाया जाता है जो कि एयरपोर्ट पहुंच चुका था, और वो हर जगह मिस्टर यांग को ही ढूंढ रहा था, और जिस भी पर्सन के बारे में उसे ऐसा लगता है कि ये मिस्टर यांग है, पर करीब जाने पे पता चलता है कि ये तो मिस्टर यांग है ही नहीं। अब जब वो बेचारा परेशान खड़ा इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसे पीछे से मिस्टर यांग की आवाज आती है। तो वो जल्दी से उनसे बात करने के लिए आते हैं। वो दोनों एक जगह पे बैठ गए थे, जहाँ पे वो मिस्टर यांग को बताता है कि आप पे टेक्नोलॉजी लीक का इल्जाम है। तो इसकी बात सुन के हैरान होते हैं और कहते हैं कि अगर मैंने प्रोजेक्ट को देख लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लीक कर दूंगा। अब जाके युआन को भी पता चलता है कि एक्चुअली कोई भी मिस्टर यांग को प्रोजेक्ट में रखना ही नहीं चाहता था, और उनको बहुत अकेला अकेला फील हो रहा था। अब जब कोई उन्हें वहाँ पे काम करते देखना ही नहीं चाहता तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि उनके मुताबिक उनके यहाँ रहने का भी कोई फायदा नहीं था। वो उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं कोरिया कभी भी वापस नहीं
आ सकता, पर मैं यहाँ पे वापस आना भी नहीं चाहता। मैं चाइना में रह के ही काम करना चाहता हूँ। बस मुझे एक चीज की परेशानी कि सबका इल्जाम कोई तुम्हें ना दे और तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो। तो उनकी ये बात सुन के वो चुप हो जाता है और उन्हें नहीं बताता कि हर चीज का इल्जाम उसे दिया जा रहा है। जिसके बाद वो एयरपोर्ट से बाहर आता है और इस प्लेन को जाता हुआ देख रहा था कि फाइनली मिस्टर यांग यहाँ से चले गए। कि तभी उसे अपने एक कुलीग फ्रेंड की कॉल आती है जो कि उसे कह रहा था कि इन्वेस्टिगेशन टीम आई हुई है, तुम कहाँ पर रह गए और क्या तुम्हें मिस्टर यांग मिले। जिसपे वो कहता है कि वो यहाँ से पहले ही जा चुके हैं। जिसपे उसका फ्रेंड कहता है कि तुम भी यहाँ से बहुत जल्द जाने वाले हो। और जब उसका फ्रेंड उसे कॉल पे बात कर रहा था तब वो मिस्टर सॉन्ग को स्माइल करता हुआ देखता है। जिसपे वो उन्होंने से कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये मिस्टर सॉन्ग का ही काम है। वो वैसे भी कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे थे तुम्हें इस कंपनी से निकालने का, जो कि उन्हें मिल भी गया। ये सुन के तो यौन और भी ज्यादा निराश हो जाता है और वहीं एक चेयर पे बैठ गया था। तो दिखाया जाता है कि उस पे वाकई में टेक लीक का इल्जाम भी लगा, मतलब वो पूरी तरह से बर्बाद। अब यहाँ से कुछ डेज आगे चलते हैं। सियांग जब अपना काम करके वहाँ से निकलती है तब सुमी भी अपना काम से फारिग होके वहीं पर आती है। सियांग जब आगे जाती तब उसे पीछे से कुछ गिरने की आवाज आती। वो जैसे ही पलट कर देखती तो वो देखती कि कान तो नीचे जमीन पे बेहोश पड़ी है। अब ये बात पता चलने के बाद जो लिन था ना वो जल्दी से भाग के हॉस्पिटल आता है। तो वो देखता है कि बेड पे तो सियांग सो रही है। तो वो कैंग को ढूंढने लगता है। तो उसे पता चलता है कि भाई वो तो कॉफी लेने के लिए गई थी। वो जल्दी से कैंग के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे पता चला था कि तुम बेहोश हो गई हो पर तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। जिसपे वो कहती है कि अब इतना ओवर रिएक्ट मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी नर्स आके कैंग को बताती है कि डॉक्टर उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर आके उन्हें बताती है कि कैंग का जो ब्रेन है वो ज्यादा ओवरलोड हो गया है और वो इस वजह से कि वो बहुत ज्यादा काम करती है। आपने नोटिस किया होगा कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में आप लोगों के नाम भूल जाती है, उनके काम भूल जाती है या फिर आप काम में कंफ्यूज हो जाती हैं। तो ये सुन के सियांगी और लिन कहता है कि हाँ ये तो कुछ टाइम से हो रहा है। तो डॉक्टर कहती है कि आपको पता भी है कि आप इंसोमिया से गुजर रही हैं, इसलिए प्लीज आप अपने काम और स्ट्रेस को दूर रखें अभी, इसलिए अब जितना हो सकता है आप रेस्ट करें। अब नेक्स्ट डे कैंग काम पर से थोड़ा सा रेस्ट लेकर एक बुक स्टोर में आती है और वो लगातार 3 घंटे तक बुक्स को पढ़ती है और आज का पूरा दिन वो रेस्ट करती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे जब वो अपने ऑफिस आती है तब वो लिफ्ट में यूनहो को देखती है। अब यूनहो उसे देख के अपना चेहरे को छुपाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब एक ही लिफ्ट में वो कितना छुपा सकता था। जिसके बाद वो दोनों आखिरकार एक दूसरे को देख ही लेते हैं। तो यूनहो सोचने लग जाती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अब जब जैसे ही वो अपने ऑफिस में आती है ना तब यूनहो भी वहाँ पर आ जाता है। तो सभी ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉइज है ना वो सभी यूनहो को देखने लगते हैं कि अब ये बंदा कौन है। कि तभी एक पर्सन यूनहो को कांग के पास ले जाकर कहता है कि ये हमारे ऑफिस के सीईओ कांग जीहुन है। तो कांग से कहता है कि आप कैसी हैं, मेरा नाम यूनहो है। यहाँ से ना गाइस हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। जो यूनहो होता है वो अपनी बेटी ब्यूल को लेके डॉक्टर के पास आया हुआ होता है। डॉक्टर ब्यूल को कहती है कि ब्यूल मुझे लगता है कि अब आज के बाद तुम्हें ना यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा क्योंकि तुमने बहुत अच्छा किया और तुम तो अब ठीक हो रही हो। तभी नर्स आके ब्यूल को अपने साथ खेलने के लिए ले जाती है। तो उसके जाने के बाद यूनहो डॉक्टर से पूछता है कि क्या वो सच में ठीक है। तो डॉक्टर बताती है कि हाँ ब्यूल अब ठीक है, पूरी तरह से ठीक नहीं है लेकिन उसकी मेंटल स्टेट अब बहुत हद तक ठीक हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि अब हमें उसकी थेरेपी बंद कर देनी चाहिए। तो हमें ब्यूल के बारे में थोड़ा सा पता चलता है। वो ना एक्चुअली डिप्रेशन में थी, किसी से भी बात नहीं करती थी, स्कूल नहीं जाती थी और बस हर वक्त सैड रहती थी। उसने अपनी सारी एक्टिविटीज छोड़ दी थी, खेलना कूदना, लोगों से बात करना, यहाँ तक कि वो तो यूनियो से भी बात नहीं करती थी और ये सब उसकी मॉम की वजह से हुआ था। लेकिन डॉक्टर उसे तसल्ली देती है कि वो बहुत हद तक ठीक हो चुकी है। डॉक्टर से मिलने के बाद यूनो उसे एक बुक स्टोर पे लेकर आता है और ये बुक स्टोर यूनो की एक फ्रेंड सियोक का है। ब्यूल जल्दी से उसके पास जाती है और उसे बताती है कि आपको पता है डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मुझे अब थेरेपी के लिए वहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा। सियोक की बात सुन के यूनो की तरफ देखता है तो यूनो भी हाँ में सर हिलाता है, जिसे देख सियोक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हमें तो इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए। तुम्हें यहाँ पे जो भी बुक पसंद है तुम उसे ले लो, मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। जिसके बाद जब वो बुक लेने चली जाती है तब सियोक यूनो से बात करता है और उसे कहता है कि मेरे दोस्त तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब बस तुम्हें अपने लिए जॉब ढूंढने पे फोकस करना चाहिए। ब्यूल रात में सियोक को डिनर पे इनवाइट भी कर लेती है और उसे अपनी वाइफ को भी साथ लाने का कहती है। तो हमें पता चलता है कि यूनो का फ्रेंड सियोक ना उसकी वाइफ और कोई नहीं बल्कि कांग की फ्रेंड सियोंग है। सियोक सुमी को अपने फ्रेंड के बारे में बताता है, मीन्स यूनो के बारे में, क्योंकि सुमी अभी तक उससे नहीं मिली। ब्यूल जब 1 साल की थी ना तभी उसका डिवोर्स हो गया था और उसने अपनी बेटी को अकेले ही पाला। उसकी लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल रही है, पर सच कहूँ तो वो भरोसेमंद इंसान है और बहुत मेहनती भी। अब यूनो के बारे में जान के सुमी को भी बहुत बुरा लगता है, जिसपे सियोक उसे बताता है कि अभी तो उसके पास कोई जॉब भी नहीं है, क्या तुम्हारी कंपनी में कोई पोजीशन खाली नहीं है। जिसपे सुमी कहती है कि हमारे एचआर डिपार्टमेंट में तो अभी कोई भी जगह नहीं है, तो मैं अभी फिलहाल उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। तो वही हमें यूनो को दिखाया जाता है जो कि घर पे उनके लिए डिनर रेडी कर रहा था। ब्यूल भी बीच बीच में उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती थी। अब जब वो दोनों आते हैं तो वो दोनों ही उसका वेलकम करते हैं। वो दोनों देखते हैं कि यूनो ने तो उनके लिए काफी सारा खाना बनाया है। तो उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुझे इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी, तुम भी ना। कि तभी सुमी को हायरिंग एजेंसी का कॉल आता है। सुमी ने हायरिंग एजेंसी को बताया था कि कैंग को किस तरह का सेक्रेटरी चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। जो हायरिंग एजेंसी थी ना वो अब सुमी को बताती है कि आपने जिस तरह का सेक्रेटरी बताया है उस तरह का ढूंढना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए आई एम सॉरी क्योंकि हम तो ये काम नहीं कर
कर पाएंगे। अब ये सुन के सुमी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि ऑफिस में उसे पूरा दिन एक तो खुद का काम और दूसरा सेक्रेटरी का काम भी करना पड़ता है, इसीलिए ऑफिस में उसे एक पल का भी सुकून नहीं मिलता। तभी वो नोटिस करती है कि उन्होंने अपना सारा सामान किस तरह से सेट वगैरह करके रखा हुआ है और जिस तरह से उन्होंने अपना स्केड्यूल बनाया था ना, वो देख के तो सुमी बहुत हैरान होती है। ब्यूल जब फ्रिज में से जूस निकालने जाती तब पाँव फिसलने की वजह से वो गिरने वाली थी, लेकिन सही टाइम पे उन्होंने उसे बचा लिया था। सारा जूस फ्लोर पे गिर गया था, लेकिन उन्होंने ब्यूल पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया बल्कि खुद से ही वो सारा जूस साफ करने लगा, जिससे सुमी को पता चलता है कि यूनो के अंदर काफी सारा पेशेंस है। फिर वो यूनो का रेज्यूमे देखती है और रेज्यूमे देखने के बाद तो वो काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। वेल जिसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब सुमी ना कैंग को बताती है कि अब से यूनो ही तुम्हारा नया सेक्रेटरी है, और ये जानने के बाद तो कैंग बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गई थी। वेल जिसके बाद वो सुमी को अकेले बात करने के लिए अपने ऑफिस में लेकर जाती है। कैंग उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है और ये यहाँ पर क्यों है, जिसपे सुमी बताती है कि मैंने तुम्हें अभी तो बताया कि वो तुम्हारा नया सेक्रेटरी है। तो कैंग कहती है कि मैं यही तो कह रही हूँ कि वो मेरा सेक्रेटरी क्यों है, जिसपे सुमी कहती है कि क्योंकि वो तुम्हारे सेक्रेटरी होने के काबिल है। जिसपे कैंग कहती है कि तुम जानती भी हो कि वो कौन है, जिसपे वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, वो हांसू कंपनी में HR डिपार्टमेंट में काम करता था। उसने कभी भी सेक्रेटरी का काम नहीं किया, लेकिन सेक्रेटरी के अंदर जो जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सब उसमें मौजूद है, वो ना तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जिसपे वो कहती है कि यार जो भी है पर मैं उसे अपना सेक्रेटरी नहीं रख सकती। ये सुन के सुमी उससे रीजन पूछती है, जिसपे वो बताती है कि ये वही पर्सन है जिसने मेरा दिमाग खराब किया हुआ था, इसी की वजह से मिस्टर यान मेरे हाथों से निकल गया था। जिसपे यूमी कहती है कि वाह क्या हसीन इत्तेफाक है, इसका मतलब वो बिल्कुल तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तो वही यूनो बाहर बैठ के यही सोच रहा था कि कांग उसे जॉब पे रखेगी भी या नहीं। जिसके बाद जो सीन है ना वो एक दिन और पीछे चला जाता है। जब सिहुई ने उसे ये बात बताई तो वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे पीपल्स की CEO की सेक्रेटरी बनने का कह रही हो, क्योंकि कैंग के साथ यूनो का थोड़ा बहुत पंगा हो गया था, इसलिए वो ना इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। तो सुमी उसे बता दी कि इस जॉब से उसे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और उसकी कितनी सैलरी होगी, लेकिन वो फिर भी मना ही कर रहा था। जिसमें सुमी कहती कि यार बस 6 महीने के लिए जॉब कर लो, उसके बाद देखना मैं तुम्हारा ना ट्रांसफर करवा दूंगी दूसरे ब्रांच में और वो भी अच्छी पोजीशन पर, और मैं तुम्हारी सैलरी भी डबल कर दूंगी। लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा होता, पर जैसे तैसे करके सुमी ना उसे मना ही लेती है। कांग यूनो को आके कहती है कि